वो कौन था जिसने छोटे से मगध को एक विशाल साम्राज्य बना दिया? वो कौन था जिसने तलवार से ज्यादा सियासत पे भरोसा किया? और कौन था वो वंश जहां सत्ता की हर सीढ़ी खून से लाल हुई? यह है कहानी उस राजवंश की जिसने भारत के इतिहास का पहला साम्राज्य गढ़ा और जिसके नाम के साथ जुड़ा सत्ता, सियासत और सनातन संघर्ष का सबसे बड़ा सच, हर्यक वंश। सन 544 ईसा पूर्व भारत कई छोटे छोटे जनपदों और 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, मगर उनमें 4 प्रमुख और शक्तिशाली महाजनपद थे: मगध, कौशल, वत्स और अवंती। आगे चलकर इन्हीं में से मगध सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। जब ये महाजनपद अपनी ताकत और इज्जत के लिए आपस में लड़ते थे, तब एक नया सूरज उगा, हर्यक वंश का सूरज। इस वंश की कहानी शुरू होती है बिंबिसार से। महज 15 बरस का नौजवान मगध की राजगद्दी पर बैठा, कम उम्र मगर दिल में हौसला और जहन में तदबीर। उन्होंने ही मगध को उस ऊंचाइयों पर पहुंचाया उस समय जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। मगध की राजधानी राजगृह थी और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत कमाल की थी। ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा होने की वजह से दुश्मन देश इस पर हमला करने से बचते थे। मगध की धरती गंगा, गंडक और सोन नदियों के किनारे फैली थी, उपजाऊ और समृद्ध। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि धान और अन्य फसलें भरपूर होती थी। किसान खुशहाल थे, व्यापार अपने चरम पर था। इसी समृद्धि की वजह से राज्य को अन्न की कभी कमी नहीं हुई और सेना को हर मौसम में पूरा रसद मिलता रहा। बिंबिसार के पिता का नाम भाटिये या महापदुम था। उनके पिता की दुश्मनी अंग के राजा ब्रह्मदत्त से थी और ब्रह्मदत्त ने भाटी को हराया था। इस अपमान के कारण भाटिये की मृत्यु हुई। इस घटना ने युवा बिंबिसार के मन में अंग के प्रति गहरी दुश्मनी भर दी। पिता की मृत्यु के बाद बिंबिसार सिंहासन पर बैठे। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य था अंग पर चढ़ाई करना और अपने पिता की हार का बदला लेना। और ठीक उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने अंग पर हमला करके उसे मगध में मिला लिया। मगध की धरती सिर्फ फसल ही नहीं, लोहा और दूसरी धातुएं भी उगलती थीं। इन्हीं धातुओं से हथियार गढ़े जाते, जिससे सेना हमेशा तैयार रहती। जंगलों से हाथी पकड़े जाते, लकड़ियां लाई जाती, जिनसे रथ और युद्ध के दूसरे सामान बनाए जाते। इस तरह बिंबिसार ने अपनी फौज को न सिर्फ संगठित किया बल्कि मजबूत भी बनाया। वो पहले शासक थे जिन्होंने बाकायदा एक स्थायी सेना की नींव रखी। उनकी फौज में 20 से 30 हजार पैदल सैनिक, सैकड़ों हाथी और घुड़सवार दस्ते थे, जिनकी मौजूदगी से पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल खत्म हो गया। धीरे धीरे गंगा किनारे के नगरों में नए बाजार बसने लगे। व्यापार फला फूला और प्रजा ने राहत की सांस ली। खेतों की हरियाली और बाजारों की रौनक ने इस बात का यकीन दिलाया कि अब उनके पास एक ऐसा हाकिम है जो ताकतवर भी है और दूरंदेश भी। बिंबिसार को मालूम था कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सियासत और रिश्तों से भी बढ़ती है। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया और दहेज में पाई काशी की जमीन, और इस तरह से मगध और भी ताकतवर बन गया। कौशला देवी कौशल के राजा महाकौशल की बेटी और प्रसिद्ध राजा प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार ने यह विवाह मगध और कौशल की दुश्मनी खत्म करने और शक्तिशाली गठबंधन बनाने के लिए की थी। इस गठबंधन की वजह से मगध के साम्राज्य विस्तार में एक महत्वपूर्ण रणनीति की भूमिका निभाई और इसी महत्वपूर्ण रणनीति के तहत
उन्होंने वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना और मद्रा की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। यानी दुश्मन को दोस्त बनाने की कला उन्हें बखूबी आती थी। उनके समय में मगध का इलाका पूरब में अंग, पश्चिम में काशी, उत्तर में लिच्छवी और वैशाली और दक्षिण में झारखंड की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। अगर आज के नक्शे पर देखें तो यह क्षेत्र मुख्य रूप से बिहार, झारखंड का उत्तरी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से तक फैला था। बिंबिसार ने अपने सबसे प्रतिद्वंदी राज्य अवंती पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार उन्हें पूरी सफलता न मिल सकी। अंत में उन्होंने समझदारी दिखाई और अवंती के राजा प्रद्योत से दोस्ती कर ली, जिससे उनका पुराना विवाद खत्म हो गया। इतना ही नहीं, बिंबिसार ने अपने सबसे भरोसेमंद राजवैद्य जीवक को भी अवंती भेजा ताकि राजा प्रद्योत की जान बचाई जा सके और उन्हें मदद मिल सके। बिंबिसार केवल एक बड़े और महत्वाकांक्षी शासक ही नहीं थे, बल्कि वे महात्मा बुद्ध के समय के समकालीन और बौद्ध धर्म से गहरे प्रभावित थे। उनके शासनकाल में बौद्ध और जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि वे इन धर्मों के संरक्षक भी थे। वास्तव में बिंबिसार सभी धर्मों के सम्मानित राजा माने जाते थे। लेकिन हर दास्तान में मोड़ आता है। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु जुझारू मगर हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी। बिंबिसार अपने पुत्र अजातशत्रु को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। इसी वजह से उन्होंने अजातशत्रु को मगध की सीमाओं वाले क्षेत्र का मंत्री यानी अमात्य बना दिया। लेकिन अजातशत्रु की अपनी महत्वाकांक्षा थी और वह हमेशा राजा बनने का सपना देखते रहते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था और बुद्ध से जलता था और संघ का प्रमुख बनना चाहता था। उसने अत्यधिक महत्वाकांक्षी राजकुमार अजातशत्रु को उकसाकर यह विश्वास दिलाया कि बिंबिसार बहुत समय तक शासन कर चुके, मनुष्य का जीवन छोटा होता है, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द राजा बन जाना चाहिए ताकि तुम पिता को मारकर राजा और मैं बुद्ध को हटाकर संघ का प्रमुख, इस तरह हम दोनों अपने अपने लक्ष्य हासिल कर लेंगे। अजातशत्रु भी लंबे समय तक उत्तराधिकारी बने रहने के कारण सब्र खो चुका था, क्योंकि बिंबिसार ने लगभग 52 साल तक शासन किया था, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा था। बिंबिसार को अजातशत्रु के साजिश का पता चलने पर स्वयं ही सत्ता सौंप दी, मगर फिर भी अजातशत्रु ने बिंबिसार को कैद कर दिया, जहां उन्होंने खाना पानी त्याग कर आत्महत्या कर ली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। बिंबिसार की मौत की खबर जब कौशला देवी को हुई तो वो सदमे के कारण ही चल बसी। यानी बेटा तख्त पर बैठा मगर बद्दुआओं और खून के साए में। बहन की मृत्यु की खबर सुनकर कौशला देवी के भाई प्रसेनजीत ने गुस्से में आकर दहेज में दिया हुआ काशी वापस ले लिया, जिससे मगध को टैक्स और राजस्व में नुकसान होने लगा। काशी के वापस हाथ से निकल जाने की वजह से अजातशत्रु को इस पर अपमान महसूस हुआ और तभी उसने कौशल पर चढ़ाई कर दी। काशी को लेकर कई बार युद्ध हुए। एक युद्ध में तो कौशल के राजा प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया, लेकिन उस समय भगवान बुद्ध का प्रभाव बहुत ज्यादा था। बुद्ध के शांति और सद्भाव का संदेश और प्रसेनजीत की दूरदर्शिता की वजह से यह विवाद शांति से समाप्त हुआ। प्रसेनजीत को यह एहसास हुआ कि मगध से दुश्मनी रखना बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि अजातशत्रु अब एक शक्तिशाली शासक बन चुका है। इसलिए उन्होंने अजातशत्रु को कैद से रिहा किया और अपनी बेटी वजीरा का विवाह करके शांति और सद्भाव का संदेश दिया, और इस तरह काशी एक बार फिर अजातशत्रु के अधिकार में आ गई। काशी के बाद सिंहासन संभालते ही उसने जंग का बिगुल बजा दिया। उसका सबसे बड़ा निशाना बना लिच्छवी गणराज्य और अंततः उसे जीतकर मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने नए हथियार भी इजाद किए, जैसे रथमूसला और महाशीलकंटक। रथमूसला एक प्रकार से लोहे की नुकीली सलाखों वाला रथ होता था,
और महाशीलकंटक, जो एक तरह की गुलेल होती थी जिसमें बड़े बड़े पत्थर को भरकर किले की दीवार को तोड़ने के लिए किया जाता था। अजातशत्रु ने अपनी फौज की तादाद 2 से 3 गुना बढ़ा दी। अब उसकी फौज में 60,000 पैदल सैनिक, हजारों घुड़सवार और हाथियों से भरी हुई थी। मगध अब सिर्फ एक रियासत नहीं बल्कि उभरता हुआ साम्राज्य था। लेकिन अजातशत्रु का एक पहलू और भी था। वो धर्म और फलसफे में भी दिलचस्पी रखते थे। गौतम बुद्ध के अंतिम दिनों में अजातशत्रु उनके सरपरस्त बने। उन्होंने राजगीर में पहली बौद्ध संगीति भी करवाई। जैन धर्म में भी अजातशत्रु का जिक्र इज्जत से होता है, यानी एक हाथ में तलवार और दूसरे में धर्म की किताब। लेकिन कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार अजातशत्रु की हत्या उनके अपने ही पुत्र उदयन ने कर दी ताकि वो मगध का सम्राट बन सके। अजातशत्रु के बाद उनका बेटा उदयन सिंहासन पर बैठा। उसने एक दूरदर्शी फैसला लिया। राजधानी को राजगृह यानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र बसाया। ये शहर गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर बसा था। 3 तरफ से नदियां और चौथी तरफ किला, यानी स्वाभाविक और इंसानी दोनों तरह की हिफाजत। आगे चलकर यही पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र या सेंट्रल पावर बनकर उभरा, जिसमें मौर्य और गुप्त जैसी अजीम सल्तनतें यहां से चलती रहीं। उदयन के बाद जब सत्ता का सिलसिला आगे बढ़ा, अनिरुद्धक, मुंडक और फिर नागदशक तक हर उत्तराधिकारी ने अपने ही पिता का खून बहाकर राजगद्दी पाई। और इसी कलंक के कारण इतिहास ने हर्यक वंश को नाम दिया पितृहंता वंश। नागदशक हर्यक वंश के आखिरी सम्राट साबित हुए, क्योंकि वह एक कमजोर शासक थे। जनता ने इस पितृहंता वंश के लगातार हो रहे अपराधों और अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर नागदशक को सिंहासन से हटा दिया। विद्रोह के बाद शिशुनाग, जो नागदशक के अमात्य या प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ली और एक नए वंश की शुरुआत की। करीब 130 साल तक चला हर्यक वंश अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी छोड़ी हुई विरासत आज भी जिंदा है। बिंबिसार की सियासत और तदबीर, अजातशत्रु की ताकत और फतह, उदयन की दूरंदेशी और पाटलिपुत्र की नींव, इन्हीं नींवों पर आगे मौर्य और गुप्त जैसी अजीम सल्तनतें खड़ी हुई। हर्यक वंश की दास्तान हमें सिखाती है कि हुकूमत सिर्फ तलवार से नहीं चलती, बल्कि तदबीर, इल्म और फलसफे से भी बढ़ती है। अगर आपको इतिहास की ये झलक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भारत के गौरवशाली अतीत की हर कहानी आप तक पहुंचे।